नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां उत्तराखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह जनपद के भ्रमण पर गुरुवार को काशीपुर पहुंचे। राज्यपाल 10:30 बजे राजभवन नैनीताल से कार के द्वारा प्रस्थान कर 12:50 पर मंडी गेस्ट हाउस काशीपुर पहुंचे। नैनीताल से जा रहे थे डॉक्टर देहरादून। उसमें लंच टाइम था तो उन्होंने अपने वर्कर्स का सबका लंच यहाँ पर करने के लिए व्यवस्था करवाई। तो सब ने यहाँ पर लंच किया, उन्होंने भी यहाँ पर लंच किया और बाकी उन्होंने कोई पब्लिक या वर्कर्स मीटिंग यहाँ पर नहीं बुलाई। बड़े आराम पीसफुली वो बैठ करके अपने खाना वाना खा, उसके बाद सिर्फ मुझे और सब लोग जी को बुलाया और बड़े आराम से बैठ के उन्होंने बहुत अच्छी बातें। एक अच्छे इंसान के अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं वो जब बाहर आती हैं तब पता लगता है कि इस इंसान के अंदर क्या है। नरेशपुर क्षेत्र के ग्राम प्रफुल्ल नगर गांव के किसान सुखदेव सिंह का बेटा 19 वर्षीय प्रगट सिंह अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के फ्रेस्नो शहर में बुधवार तड़के एक सड़क दुर्घटना में हुई उसकी मौत। मृतक के परिजनों के अलावा क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजनों के द्वारा केंद्र सरकार से मृतक का शरीर जल्द से जल्द इंडिया में अपने घर प्रफुल्ल नगर लाने की मांग की गई है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने कहा कि मृतक प्रगट सिंह एक अन्य युवक के साथ कार पर सवार होकर दुकान खोलने जा रहा था। कार मृतक स्वयं चला रहा था। हाईवे पर उसकी कार एक लोडेड ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। प्रगट सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार एक अन्य युवक घायल हो गया। मामला ये है कि हमारा ही लड़का हमारे परिवार का ही यहाँ प्रफुल्ला नगर विधानसभा गदरपुर में आज से 1.5 साल पहले अमेरिका गया था और हिंदुस्तान की बेरोजगारी की वजह से ना यहाँ पे काम होने की वजह से आज हमारा सारा इलाका खाली हो गया क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है। और हमारे यहाँ के लड़के आज हमारे भाई या हमारी बहनें सब अमेरिका में काम करते हैं। एक कल शाम 5 बजे हमारा भाई सुबह सुबह अपने घर से निकला है, उसने अपने स्टोर पे जाना था दुकान पे और जब घर से निकला अभी रोड पे गाड़ी चढ़ाई है तो दूसरी तरफ से ट्रक आया तो उसने आगे मार दिया। देहरादून के बड़ूवाला क्षेत्र में मिले 3 शवों में हत्या के आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने बताया कि आरोपी हसीन मूल रूप से बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और बड़ूवाला देहरादून में उसने मृतक रेशमा और उसके 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर उनके शव को कूड़े के ढेर में सड़ने के लिए फेंक दिया था। इसके साथ ही पूछताछ में मालूम हुआ कि आरोपी हसीन बीते 2 वर्षों से रेशमा के साथ अवैध संबंधों में रह रहा था, लेकिन रेशमा ने उसके घर में रहने की जिद की, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। इसमें 25 तारीख की देर सायंस कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ोवाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल सी आ रही है फाउल से। इस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी और चूंकि देर साय का वक्त था 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी में पहुंचा दिया गया था।
और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफ़ी सारा कूड़े का ढेर था वहाँ पर दबा के रखी गई थी। और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था, उससे स्पष्ट हो रहा था कि एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया है। देहरादून में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने आरोपित हसन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित हसन से पूछताछ में मालूम हुआ कि वह रेशमा नाम की महिला से प्यार करता था और 2 साल से उसके साथ रह रहा था, लेकिन महिला के द्वारा लगातार उसके साथ रहने का दबाव बनाया गया, जिस पर उसने महिला की हत्या करने की सोची और महिला को बड़ोवाला लेकर आया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही उसके 2 बच्चों की भी हत्या कर दी और नाले में शव को फेंक दिया गया। अब हालांकि पुलिस ने हसन को गिरफ्तार कर लिया है और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मैं शुभम कोटनाला, के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कौशल विकास योजना के तहत कोरोना काल से अब तक हुए 131 करोड़ के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से मौखिक तौर पर पूछा है कि क्या इस मामले पर सीबीआई की जांच कराई जा सकती है। इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 जुलाई की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार सहित निदेशक कौशल विकास, सचिव कौशल विकास, नोडल अधिकारी कौशल विकास को पक्षकार बनाया गया है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से उक्त मामले के सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने के साथ ही याचिकाकर्ता को घोटाले में शामिल निजी कंपनियों और एनजीओ को पक्षकार बनाने को कहा था। आपको बता दें कि हल्द्वानी आवास विकास कॉलोनी निवासी एहतेशाम हुसैन खान उर्फ विक्की खान और अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में जनहित दायर कर कहा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहतियात कौशल विकास योजना में कोविड महामारी के दौरान गड़बड़ी की गई है। कोरोना काल के दौरान जब सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगी थी, लेकिन इस अवधि में प्रशिक्षण के नाम पर लगभग 313 करोड़ की धनराशि हड़प ली गई है। प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि इस घोटाले में अधिकारी सहित करीब 27 एनजीओ भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर कई अनियमितताएं बरती गई हैं और अकेले कोरोना काल में प्रदेश के 55,000 छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कराकर उन्हें नौकरी तक आवंटित कर दी है। ऐसे लोगों के नाम पर धन दिया जो कि इस दुनिया में ही नहीं है या जो 18 साल से कम उम्र के हैं और पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर हैं। जिन छात्रों के आधार कार्ड लगाए गए हैं वे पूरी तरह से फर्जी हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े में केंद्र सरकार की योजना को 313 करोड़ का चूना लगाया है, जबकि कोरोना के समय ये प्रशिक्षण कराया जाना असंभव था। जनहित याचिका में इसकी जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग भी की गई है। कोविड काल के दौरान कौशल विकास योजना में 313 करोड़ का घोटाला था, जिसके लिए हमने जनहित याचिका डाली थी। वो हमने केवल कोविड काल के दौरान डाली थी, पर हमने अभी दोबारा एक आरटीआई डाली है जिसमें हमें 2023 तक में भी बहुत सारे मामले संज्ञान में आए हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको तक सर्टिफिकेट इशू करे गए हैं। और 18 साल जैसे मिनिमम एज है तो 15 साल के बच्चों को भी ट्रेनिंग दिलाई गई है और उनको भी दूसरों के गलत आधार कार्ड दिखा करके इस तरीके से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए गए हैं। और इसमें भी करीबन 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा पे कर दी गई हैं, बिना कोई क्लैरिफिकेशन के 2 इंस्टॉलमेंट तक पे कर दी गई हैं। और लेकिन तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है उसमें शर्त ये है कि जब वो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे उसके बाद ही तीसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। नैनीताल के भीमताल विकास भवन में कांग्रेस कार्यकर्ता ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने किसानों का बीमा दिलाने और फसली ऋण पूर्व की तरह लिए जाने को लेकर सीडीओ अशोक कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष राहुल चमवाल ने कहा कि 2 साल से किसानों को बीमा कंपनी की ओर से आलू का बीमा नहीं दिया जा रहा है। सहकारी समिति की ओर से इस बार किसानों से फसलों का ऋण समय से नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए सीडीओ से बीमा का पूरा क्लेम दिलाने और फसली ऋण पूर्व की तरह लेने की मांग की है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने समस्या हल न होने पर आंदोलन करने के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की भी चेतावनी दी है। सीडीओ साहब से बात करिए। हमारा सभी कांग्रेस पार्टी का सुंदर यहाँ पर आया हुआ है
हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे जो पहाड़ के जो हमारे काश्तकार हैं और जिस तरीके से उनको हम लोग फसल बीमा दिलवाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और जिस तरीके की इन्होंने एक गाइडलाइन दे रखी है कि जो पिछली बार की जो नियम थे उसमें हम लोगों को 9 महीने 10 महीने 1 साल का समय मिलता था, लेकिन इस बार इन्होंने जून 30 को इन्होंने इस कह दिया है कि भाई अपना जो है वो जमा करें, अन्यथा उन पर वो उनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। तो हम लोगों की मांग है कि जो नियम पिछली बार तक थे, जैसे किसानों को लाभ दिया जाता था 1 साल में उनकी फसल होती है, तराई की तरह यहाँ पर नहीं होता है, पहाड़ों में 6 में 9 महीने में एक फसल तैयार होती है। तो हम लोगों की मांग आज सीधे साहब से है कि जो नियम पिछले वर्षों तक थे वो यथावत किए जाएँ, और अन्यथा जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं उनके साथ अन्याय ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आगे को इस मुद्दे को उठा करके, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों को काफी जाम का सामना भी करना पड़ा, जिसका असर नैनीताल, भीमताल, भवाली समेत उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी झेलना पड़ा। लेकिन प्रशासन के पास जाम से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। गर्मी में लगातार बिजली कटौती हुई है, जिससे पेयजल की समस्या भी हुई, लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। और मानसून का सीजन आने वाला है, जिसमें रकसिया नाले के शुरुआती हेड में कोई भी काम नहीं है। सिर्फ कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में रकसिया नाले के आउटफॉल को बनाया जा रहा है। पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, क्योंकि कालाढूंगी में भाजपा के विधायक हैं और हल्द्वानी में कांग्रेस के विधायक, जिसके चलते यहाँ काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके 10 करोड़ के PWD के प्रस्ताव थे, इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतेगी और कांग्रेस के 20 विधायक सदन में पुरजोर तरीके से सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वंचित रखा गया पूरी गर्मियों में। जो ट्यूबवेल की प्रणाली है, जो स्टेबलाइजर और मोटर है, वो इतने पुराने हो चुके हैं, और हल्द्वानी डिवीजन में जो ट्यूबवेल है सब में नए स्टेबलाइजर और सब में नई मोटर लगाने की आवश्यकता है। ये सारे प्रस्ताव सरकार के पास जा चुके हैं, सरकार गहरी नींद में सोई हुई। सबसे बड़ी समस्या ये, अब जल भराव की भारी समस्या आने का अंदेशा है। आपदाग्रस्त कलसिया नाला और रकसिया नाला, ये जो 2 प्रमुख नाले हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पानी आता है, इनका जो हेड है, जहाँ से शुरुआत होती है, डम्माडूंगा हो गया, काठगोदाम हो गया, वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ आपदा की दृष्टि से। सारे कार्य जो हुए हैं जहाँ पे टेल जहाँ खत्म होती है कालाडूंगी विधानसभा, क्योंकि हल्द्वानी में कांग्रेस का विधायक है, इस वजह से पक्षपात हो रहा है। इसकी आवाज़ हम सड़क से सदन तक उठाएंगे। शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर अब बस्ती वासी ही नहीं बल्कि अन्य संगठन भी सड़क पर उतर गए हैं। इसी क्रम में गांधी पार्क में मजदूर संगठन सीटू ने आवाज बुलंद करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने के साथ ही उनके पुनर्वास की मांग भी की। संगठन का कहना है कि जिन बस्तियों को अतिक्रमण के नाम पर NGT के निर्देशों का हवाला देकर तोड़ा जा रहा है, वहां अधिकतर मजदूर वर्ग रहता है। इनके घरों को उजाड़ने के बजाय सरकार इनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। और आज बड़े भाई लेकर भैया CPI के ये नेतृत्व में काम हो रहा है। बीमार में इसके लिए कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। तो ये बस्ती का मामला है। और सर मैं आपके तो पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे चैनल भी आज भारत में है जो आज दबे कुचले वर्ग की आवाज उठाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं कहना चाहूँगा कि बस्ती के मामले सर अभी से नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने बस्ती के मामले कितने, जब ये चुनाव का दौर आता है या चुनाव ये लोग जीत जाते हैं तो बस्ती के ऊपर सारे डंडा चलता है। और जो मजदूर बस्तियां हैं उसमें सरकार जो अतिक्रमण के नाम पर ध्वस्तीकरण अभियान चला रही है, उसके खिलाफ शुरू से ही हम लोग जो है लड़ रहे हैं, क्योंकि बस्तियों में मजदूर रहता है और मजदूरी इस देश को बनाता है, मजदूरी जो है इस कायनात को चलाता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि मजदूरों की जो बस्तियां हैं उनको न तोड़ा जाए, सरकार अध्यादेश लाए। और जो सरकार लोगों का बेवकूफ बना रही है कि ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है सरकार अध्यादेश ला करके इन बस्तियों को बचा सकती है। लेवड़ा नदी की पूर्ण रूप से सफाई करवाने की मांग को लेकर बाजपुर के वार्ड नंबर 3 और 13 के लोगों ने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन SDM को सौंपा। इस दौरान लोगों ने जल्द कार्य पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि बीते वर्ष मानसून के मौसम में अत्यधिक बारिश के चलते लेवड़ा नदी से बाजपुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते अधिकारियों ने हल्द्वानी रोड से
गांव गुसानी तक लेवड़ा नदी की सफाई कराई गई, जबकि हल्द्वानी रोड से ग्राम चनकपुर तक सफाई नहीं हुई, जिससे गुस्साए बाजपुर के वार्ड नंबर 3 और 13 के लोगों ने लेवड़ा नदी की पूर्ण रूप से सफाई करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। के कारण इस प्रकार है कि हमने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा अब्दुल गारी महोदय के द्वारा कि जो वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 13 का एरिया है हमारा, बहुत ही बाढ़ से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था और करीब 24-24, 3-3, 4-4 दिन पानी वहाँ से निकल के नहीं आ जाता और पूरे बाढ़ग्रस्त एरिया हो जाता है। और हर साल की तरह शासन प्रशासन पूरी तरीके से इस बार भी फेल लग रहा है मुझे, क्योंकि शासन प्रशासन कोई भी तैयारी नहीं लग रही है। क्योंकि जिस तरीके से चनकपुर वाला साइड है, जो पानी हमारा ऊपर से आता है ऊपर से आता है, मगर वहाँ तक की सफाई अभी नहीं कराई है। खाली एक खाना पूर्ति वाली बात हो गई है कि खाना पूर्ति करी है, ठीक है, क्योंकि पुलों का चौड़ीकरण, गहराईकरण ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे तक का एरिया पूरी तरीके से बेकार हुआ पड़ा है। अभी देखो बाढ़ सर पे है और आएगी बुरी तरीके से, बाजपुर फिर वही बहाल स्थिति में होगा। दोस्तों के साथ घूमने गए युवक की नदी में नहाते समय डूबकर मौत हो गई और घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किशोर के शव को बाहर निकाला, जहां उसे स्थानीय पुलिस के हवाले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि शंकरपुर रामपुर निवासी 20 वर्षीय यूसुफ दोपहर को अपने कुछ दोस्तों के साथ विकासनगर के लालढांग क्षेत्र की ओर घूमने आया था, जहां टीस नदी में दोस्तों के साथ नहाते समय यूसुफ नदी बहाव और गहराई की चपेट में आने से डूबकर लापता हो गया, जिसकी सूचना उसके दोस्तों ने किसी को भी नहीं दी। देर शाम तक यूसुफ के घर न पहुंचने पर उसके परिजनों ने उसकी तलाश में उसके दोस्तों से पूछताछ की तो यूसुफ के नदी में डूबकर लापता होने की बात सामने आई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी गई, जिन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से किशोर का कुछ पता नहीं चला। तो वहीं फिर से किशोर की तलाश में रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां पर घंटों की मशक्कत के बाद नदी से किशोर के शव को बरामद किया गया। खबर कोटवार से है, जहां पर साइबर ठग को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बता दें कि ठग को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है और साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। वाली कोटद्वार में हमारे पास एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता के साथ कुल 9,80,000 रुपये की धोखाधड़ी हो गई थी। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत ये हमने पाया कि एक गैंग के द्वारा बिहार से ऑपरेट किया जाता है, जिसमें गूगल पे टोल फ्री नंबर्स फ्लैश किए जाते हैं और ये नंबर पे जैसे ही कोई शिकायत करता है या कोई व्यक्ति कॉल करता है तो आपके अकाउंट की डिटेल्स हैक कर ली जाती हैं और जिससे आपके अकाउंट में डिडक्शन हो जाती है। उक्त गैंग के एक सदस्य को हम लोग गिरफ्तार करके लाए हैं और आज माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरा समस्त जनता से भी अनुरोध है कि यदि आप गूगल से कोई भी नंबर सर्च करते हैं, किसी बैंक या यूपीआई का टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करने का प्रयास करते हैं, तो ये अवश्य जांच लें कि ये नंबर सही है या गलत है। उसकी पुष्टि के उपरांत ही उस नंबर पर कॉल करें। खबर लक्सर से है, जहां 3 जुलाई से मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना संचालित की जाएगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरंग ने बताया कि इन योजनाओं के तहत खासतौर पर उदयमान खिलाड़ी योजना न्याय पंचायत स्तर पर 3 जुलाई से संचालित की जाएंगी। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के बच्चों का बैटरी टेस्ट, एक तरह से स्टेमिना टेस्ट किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 21 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को ब्लॉक स्तर पर स्टेमिना टेस्ट किए जाएंगे। तो संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे एजुकेशन है और हमारा युवा कल्याण है और हमारा स्वास्थ्य विभाग है, तो इन सबको हमने आज बुलाया था, क्योंकि ये जो 2 योजनाएं हमारी जो चल रही हैं और प्रत्येक मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से चल रही है, 3रा वर्ष है ये, तो उसको लेके न्याय पंचायत स्तर से हमारी तैयारी इसमें होनी है और हमारे गेम्स वगैरह शुरू होने हैं, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसी को लेके हमने संबंधित डिपार्टमेंट्स को बुलाया था और उसकी तैयारी के संबंध में बिग ग्राउंड का चयन, कहाँ पे ग्राउंड का चयन करेंगे, कौन पीटीआई रहेंगे, कौन टीचर इसमें रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग से एक डॉक्टर भी वहाँ रहना चाहिए। अच्छा हो कि एक एम्बुलेंस भी रहे, कहीं कोई
घटना वगैरह ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने प्लानिंग कर ली है और जो हमारे जो बीओ है शिक्षा विभाग के उनको नोडल हमने बना रखा है ब्लॉक स्तर पे। कि दो हमारी योजना है, एक मुख्यमंत्री उद्यमान योजना और एक मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। जो उद्यमान योजना है उसमें 300 बच्चों का सिलेक्शन होना है, 150 बॉयज़ और 150 गर्ल्स। और जो प्रोत्साहन योजना है उसमें 200 टोटल, जिसमें 100 बॉयज़ और 100 गर्ल्स का है। जो उद्यमान योजना है उसमें जो स्कॉलरशिप है 1500 प्रति माह है प्रत्येक बच्चा, और जो प्रोत्साहन योजना है उसमें 2000 रुपये प्रति माह और 10,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा उनको इक्विपमेंट किट्स के लिए। तो न्याय पंचायत स्तर से हमारी उद्यमान योजना का स्टार्टिंग हो रही है 5 तारीख से, और जो प्रोत्साहन योजना है उसका हमारा 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जो ब्लॉक लेवल से स्टार्ट हो रहा है। हल्द्वानी में एक ज्वेलर्स को शातिर दंपत्ति ने 2,35,000 का चूना लगा दिया। ज्वेलरी खरीदने के बाद सराफा को ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट तो दिखा दिया, लेकिन खाते में रकम नहीं पहुंची। जानकारी के बाद दोपहर करीब 3 बजे एक महिला और पुरुष कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी में पहुंचे। उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया और अपनी शादी की सालगिरह की खुशी में डायमंड रिंग और 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन खरीदा, जिसकी कीमत 2,35,000 बताई गई। दंपत्ति ने 2,35,000 का भुगतान करने का स्क्रीनशॉट उन्हें दिया और चलते बने। उनके जाने के कुछ देर बाद जब उनके नंबर पर ज्वेलर्स ने बात की और पेमेंट नहीं आने की बात की तो उन्होंने कहा कि आ जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं आया। शातिर दंपत्ति ने बड़ी होशियारी से स्कैनिंग के नाम पर धोखाधड़ी की और जब इसका एहसास ज्वेलर्स को हुआ तो इसकी शिकायत भोटिया पड़ाव पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने उक्त लोगों की लोकेशन ली जो फरीदाबाद में बताई जा रही है। उनके फोन पर बात नहीं हो रही है, जबकि व्हाट्सएप पर कॉल चल रही है। घटना जो है कल की है। कल लगभग 3:30 बजे 2 आए पति पत्नी बन के। उन्होंने यहाँ आके शोरूम में बोला भाई आज हमारी एनिवर्सरी है और हमने थोड़ा सा ज्वेलरी भी खरीदनी है। तो यहाँ पे स्टोर में सब उनका जो है सेलिब्रेशन कराया गया, साथ में केक वेक भी कटवाया गया उन्हें बाकायदा, और ज्वेलरी भी उन्हें पसंद करवाई गई। ज्वेलरी उन्होंने पसंद करी डायमंड में। कल रात शाम को 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया तो मैं तुरंत इनकी दुकान पर आया और हमने सीधे कोतवाल साहब से बात की है कि इस संदर्भ में क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमें तुरंत भोटिया पड़ाव चौकी, क्योंकि नज़दीक की चौकी भोटिया पड़ाव भी है, तो हम लोगों ने वहाँ जाके एप्लीकेशन टाइप करके दी और सारा उनको घटना हमने बताई। और हमने अपने ग्रीन सिटी जो कि हमारे ज्वेलर एसोसिएशन के सदस्य 240 हमारे ग्रीन सिटी ज्वेलर एसोसिएशन में सदस्य हैं, हमने उस सारी वीडियो को जो कि शादी की सालगिरह जो मना रहे हैं वो सारे फोटेज और वगैरह हमने सारे ग्रीन सिटी ग्रुप में डाले हैं। और हमारा ऑल इंडिया ज्वेलर एसोसिएशन भी हमारा बहुत बड़ा है, जो कि हमने देहरादून के ग्रुप में और हमने दिल्ली के ग्रुप में और उत्तर प्रदेश में भी हमारे कुछ ग्रुप चले हैं ज्वेलर एसोसिएशन के। हमने उसमें सारे ग्रुप में डाल दिया कि ये घटना जो यहाँ हल्द्वानी में हुई है और किसी ज्वेलर के साथ ऐसा नुकसान और ठगी ना हो सके। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।